तो इस पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और इसमें एक दो फॉर्मूला अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सब बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या है। जबकि आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो आपका वहाँ प्रॉफिट हमें होता है। और लॉस जब है जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम रह जाए तो वहाँ हमें लॉस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका, क्योंकि ये हिंदी में है तो मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका प्रॉफिट और लॉस जो है इस तरह से आप, ये सिंपल सूत्र है, इसको आप, सूत्र क्या है, ये तो आसान सी बात है कि जब हमें प्रॉफिट होगा तो अवश्य ही सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है तो उसको उससे कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। और लॉस में हमें मालूम है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा पड़ा है मेरा, या लागत जो है वो ज्यादा पड़ा है, तो लागत से हम विक्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास लॉस का फिगर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट परसेंट, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमारा जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जिसको कि हमने निकाला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से, वो जो अमाउंट आया, सपोज आपने 80 रुपीज में खरीदा किसी चीज को और 100 रुपीज में आपने बेच दिया, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपीज का हुआ। और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो वो हमें कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में निकालते हैं। तो 20 रुपीज जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आपका 80 था और इंटू 100। तो उस तरह से अगर आप निकालते हैं तो आपका पास प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। और इसी रेफरेंस में अगर हम लॉस परसेंटेज को देखते हैं तो लॉस परसेंटेज में लॉस भी निकालेंगे। लॉस का ऑलरेडी आपको बताया गया कि लॉस में हमारा होता ये है कि हमें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वहाँ ज्यादा होता है, लागत मूल्य जो है वो ज्यादा होता है। और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ही करेंगे इंटू 100। तो ये आपके पास प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला हो। दोनों में ये याद रखना है कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हम उससे ही, उसी के रेफरेंस में हमें प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट परसेंट निकालना है। फिर ये तो आप समझ ही रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य प्लस लाभ होगा अगर लाभ का कंडीशन है तो। और लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा अगर हमें लाभ का सिचुएशन है। उसी तरह से आप देख लीजिए कि अगर अब एक कंडीशन ये आता है कि हमें लाभ और हानि ना देके हमें लाभ परसेंटेज दिया जाए या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया जाए और कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कुछ दिया जाए। हमने बताया आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला, हमने बताया आपको लॉस क्या फॉर्मूला, हमने बताया प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, हमने बताया लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। अब एक केस आता है जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो और आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दिया हो। कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कुछ दिया हो और आपको निकालना हो दूसरा, मतलब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया गया है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, या सेलिंग प्राइस दिया गया है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, लेकिन प्रॉफिट नहीं देके प्रॉफिट परसेंटेज में दिया गया है। तो ये हमें देखना है। एक मिनट थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया था कि आपका कॉस्ट प्राइस अगर दिया गया है
सेलिंग और आपका प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट ना देके प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। और उसी तरह से मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट ना देके प्रॉफिट परसेंटेज में दिया जाए और आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में से कुछ दिया जाए, तो क्या फॉर्मूला होगा। तो जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास लाभ प्रतिशत के साथ विक्रय मूल्य दिया गया है, आपको क्रय मूल्य दिया गया है, यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है और आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इनटू, इसको थोड़ा सिंपल में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसको हम सिंपल में लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जा रहा है आपका कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा आसान से समझने के लिए मैथ्स के रूप में ये थोड़ा सा टेक्स्ट में लिखा गया, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। कॉस्ट प्राइस इनटू, ये आप आसानी से समझ लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में दिया गया है, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये केस है, हमारे पास केस है कि आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया गया और प्रॉफिट परसेंट दिया गया, तो ये फॉर्मूला होगा। और देखिए, अब याद करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि आपके पास अगर ये सेलिंग प्राइस, अगर ये आपके पास प्रॉफिट परसेंट दिया गया तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर यही आपका लॉस दिया रहे, लॉस परसेंटेज दिया रहे, लॉस का कंडीशन है, तो क्या होगा। लॉस का कंडीशन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100, लॉस इन परसेंटेज। ठीक है, ये भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, जब आपके पास लॉस परसेंटेज दिया गया। एक केस में आपके पास प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, एक केस में आपके पास लॉस परसेंट दिया है, तो आपको देखना है कि आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, दोनों को कंपेयर करके आप आराम से याद कर सकते हैं। एक में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और एक में आपका 100 माइनस लॉस परसेंट। क्योंकि देखिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप जब लॉस की कंडीशन होगा तो आपका सेलिंग प्राइस जो होगा अवश्य ही कॉस्ट प्राइस से कम होगा, है ना, क्योंकि लॉस का केस है। इसलिए देखिए, यहाँ पे माइनस किया जा रहा है, माइनस करने से ही इफेक्टिव जो प्राइस हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा, है ना। उसी तरह से क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस अवश्य ही कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ये फैक्टर जो है ये ज्यादा होगा। 100 प्लस पी जो है 100 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस से ये ज्यादा हो जाएगा। सिंपल, अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिकल माइंड से आप सोचेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये फैक्टर जो है अवश्य ही 1 से ज्यादा हो जाएगा ना। किसी चीज में 100 डिवाइडेड बाई 100 1 होता है, लेकिन 100 में कुछ ऐड कर देंगे और तब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ज्यादा होगा, और ये 1 से जब ज्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स उससे ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। इसी से उल्टा सोचिए, 100 डिवाइडेड बाई 100 1 होता है, लेकिन 100 में से कुछ माइनस कर देंगे तो ये इफेक्टिव क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऊपर में अगर 90 है, नीचे में 100 है, तो ये 1 से कम हो जाएगा। 1 से जैसे ही कम प्राइस से कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह से भी आप यह समझ सकते हैं कि किस तरह से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, अगर दिया गया हो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अब इसी का अगर रिवर्स हो जाए, अगर इसी का रिवर्स केस हो जाए कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस,
है ना। ये फॉर्मूला देखिए, ये इसी फॉर्मूला को लिखा गया है। अगर आपको, सॉरी लॉस लिख दिया है, प्रॉफिट। ये अगर प्रॉफिट आपको दिया गया हो तो ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला जो है आप ये देख सकते हैं, इस फॉर्मूला को ही यहाँ लिखा गया है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये आप आराम से समझ सकते हैं कि आपको अगर प्रॉफिट परसेंट दिया और सेलिंग प्राइस दिया हो तब कॉस्ट प्राइस। और एक कौन सा फॉर्मूला बच गया, और एक फॉर्मूला बच गया जब आपके पास लॉस परसेंटेज दिया गया हो और आपको निकालना है, और सेलिंग प्राइस दिया गया हो और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे भी 100 माइनस लॉस परसेंट। आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं, इस फॉर्मूला को इसके साथ कंपेयर करके देख लीजिए। ये फैक्टर जो इसमें ऊपर था वो फैक्टर यहाँ नीचे है। उसी तरह से इस फॉर्मूला को इसके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हैं। जब सेलिंग प्राइस की बात होती है तो ये जितना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करें या 100 माइनस लॉस परसेंट करें, ये न्यूमरेटर में होता है। और जब कॉस्ट प्राइस के केस में कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो यही एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये 4 बेसिक फॉर्मूले आप अगर याद रखते हैं तो, और आपको मैं वो 2 बता ही दिया हूँ। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। और लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट भी यही है। ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। लॉस परसेंट क्या होगा आपका, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस। दोनों कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में ही देखते हैं, 200। तो अगर कोई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा तो आप आराम से ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और बाकी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक, ये सारे फंडामेंटल अगर आपको मालूम है तो आप इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसी को दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे और प्रश्न को जैसे आप देखेंगे तो आप आराम से समझ लेंगे कि कैसे ये आसानी से इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दुकानदार ने एक शर्ट ₹40 में खरीदी और उसे ₹60 में बेच दी, लाभ प्रतिशत क्या है। एकदम सिंपल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। अब बताइए क्या लाभ परसेंट होगा। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्या होगा इसका आंसर, चालीस में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस 40 है, 60 में उसने बेच दिया सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो आराम से देखिए ये प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट आपका हो रहा है 60 माइनस 40। जरा इस क्वेश्चन का देखो तो 60 माइनस 40 क्या होगा, 20। ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी बताया गया था। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब 40 इंटू 100, है ना। ये क्या हो गया, 50%, है ना। इसका आंसर जो है वो ये होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, हमको लगता है कि कैसे ये बना। प्रॉफिट आप निकाल लिए और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
तो 50% जो है ये इसका आंसर होगा। कहीं भी डाउट होगा तो पूछिएगा। शर्ट खरीदी 40 रुपीज की, बेचती 60 रुपीज में। नहीं, मैं खरीदी और उसे खरीदा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ देखिए, किताब 20% की हानि पर बेची जाती है। यदि पुस्तक का लागत मूल्य 80 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? फॉर्मूला याद है ना? हाँ यहाँ देखिए, ये वही फॉर्मूला सारा उसी जो 3-4 फॉर्मूला बताया गया उसी पे बेस्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। यहाँ क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 80 रुपीज, और लॉस परसेंट दिया गया है 20, है ना। तो पूछा गया है सेलिंग प्राइस। तो आपको अगर कॉस्ट प्राइस दिया जाए, लॉस परसेंट दिया जाए, तो आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया गया था? क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिखाइए। इंग्लिश में दिखाए हैं। यस सर। ये है, book is sold at a loss of 20%. If the cost price of the book is 80, then what is the selling price? So you have got cost price. Cost price is rupees 80. Loss percent is given 20. 20% loss is given. Then आपका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला जो है वो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया गया था। क्या फॉर्मूला था? अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहे और लॉस परसेंट दिया जाए, आपको बताया गया था कॉस्ट ये होगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस -20 डिवाइडेड बाई 100, ये होगा। क्या आएगा एक बताइए सॉल्व करके। 20। सॉल्व करके तो बता सकते हैं, बताइए। कॉस्ट प्राइस है आपका 80, बताइए। एक मिनट बताइए, देखिए मैं समय दिया हूँ आपको देखिए करने की। देखिए यहाँ देखिए, आप बोलो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या 80 है, और ये क्या होगा आपका 100 - 20 80 होगा डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 6400 डिवाइडेड बाई 100। ये कैंसिल हो गया, ये आपका 64। ठीक है, लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है तो इसलिए कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो कम निकल के आ रहा है। कितना आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरह का आपको सिर्फ फॉर्मूला पे याद है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं।
अब इसको देखिए, यहाँ क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 400 और लॉस परसेंटेज दिया गया है 20। सीपी पूछा है। क्या सीपी का फॉर्मूला है, याद करिएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस, यही है। इसी फॉर्मूला में आप बैठा के बना के देखिए। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल टू 400 है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, है ना। देखिए आप, ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है। इसी को सॉल्व किया गया, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस। ये सेलिंग प्राइस 400 है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस 20, तो 80 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका ये आएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर 500 होगा। अब इसको देखिए, ये भी वैसे ही है आपका, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका दिया गया है ट्रेडर सोल्ड एन आइटम फॉर ₹480, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो दिया गया 480 और आपको क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया गया है ना। हर एक टाइप का आपको प्रॉब्लम देख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें आप कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको याद होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 400 आएगा। आंसर ये है। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखे हैं तो ये सब क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत आप बना लीजिए।
अब ये लास्ट टाइप एक देख सकते हैं आप। ये एक और देख सकते हैं, उसी पे है। अगर आप उस फॉर्मूला को याद रख लिए हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ दिया गया है 200, प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 25, और आपका एसपी पूछा है। एसपी का फॉर्मूला आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया कॉस्ट प्राइस आपका दिया गया 200, ऊपर में हो जाएगा 125 बाई 100। ये हो गया, कट गया, ये हो गया, और ये हो गया 250। ये इसका आंसर होगा। जल्दी बता रहे हैं क्योंकि एक बार आप इसको समझ गए, इस फॉर्मूला पे आपको डालना है एंड यू विल गेट द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे देखिए आप। A shopkeeper bought 50 dozens of bananas for ₹600। 600 रुपया में 50 दर्जन बनाना खरीदा है, and sold them at the rate of ₹15 per dozen। पर डजन 15 रुपीज के रेट से बेचा है। यही थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप देखिए 50 डजन बनाना का कॉस्ट तो दिया गया 600, है ना। तो आप इसको या तो एक डजन बनाना का कॉस्ट निकाल लें, है ना, या तो एक डजन बनाना का आप कॉस्ट निकालिए, या तो दोनों में से कुछ आप कर सकते हैं। एक यह हो सकता है कि 50 डजन बनाना का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका दिया गया है ना, तो आप 50 डजन बनाना का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, आप 1 डजन बनाना का कॉस्ट प्राइस इससे निकाल लीजिए, और आप 1 डजन का सेलिंग प्राइस 15 रुपीज दिया गया है। या तो आप ये कर लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। या दूसरा ये हो सकता है कि या तो आप सेलिंग प्राइस ही प्राप्त कर लें आप 50 डजन का। तो दोनों भी किसी को भी कह सकता है। सपोज मैंने मान लिया कि नहीं, हम 50 डजन का सेलिंग प्राइस ही निकाल लेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस दिया गया है 600, है ना। ये टोटल 50 डजन का कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? सेलिंग प्राइस देखिए 15 रुपीज पर डजन दिया गया है। आपके पास कितना डजन है? 50। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 750, है ना। ये 750। तो ये दोनों को कंपेयर करके ही पता चल रहा है कि आपके पास क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 750 माइनस 600, 150 का हुआ है। और मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो उसको कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में निकालेंगे। 600 मतलब कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे। आपको ये बताया गया था कि प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा 150 हुआ, बाय कॉस्ट प्राइस 600 इंटू 100। जिसको अगर आप डिवाइड ये कर लें तो ये 6 डिवाइड होगा, तो आपके पास ये जो है वो इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट लॉस का भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रॉफिट लॉस का जो अर्थमेटिक का जो पोर्शन था उसमें मैंने आपको ये सब बताया कि आपको 3-4 फॉर्मूला याद रखना है। आपको याद रखना है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। और अगर आपको परसेंटेज में दिया गया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो, लॉस परसेंट दिया गया हो, और प्रॉफिट या लॉस में से कुछ दिया गया हो, तो हाउ यू कैन गेट प्रॉफिट, हाउ यू कैन गेट सेलिंग प्राइस, हाउ यू कैन गेट कॉस्ट प्राइस।
मतलब या तो प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो और कॉस्ट प्राइस दिया गया हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, या तो आपके पास कॉस्ट लॉस परसेंट दिया गया हो और आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया गया हो तो सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में दिया रहेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस अगर कुछ दिया गया है तो आप उससे उसको निकाल सकते हैं ना। तो ये आपको ये जो 3 फॉर्मूला मैंने बता के रखा है उसको आपको याद रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट लॉस ये एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट वो फॉर्मूला, और अगर आपके परसेंटेज में दिया गया हो, परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो या लॉस परसेंट दिया गया हो और एनी ऑफ द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं प्रॉफिट और लॉस, वो आप आराम से कर सकते हैं। अब जो एक और टॉपिक जिससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है आपका अनुपात, समानुपात या भिन्न। ये सब क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए साथ में ही रखा गया है। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड फ्रैक्शन। तो ये हमें पहले जानना होगा कि ये बात जरूर है कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन इसमें क्या अंतर है या क्या उसको नहीं, लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए तो ये लगभग सब, मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक आम भाषा में जरूर आपको बता रहा हूँ कि लगभग ये सब एक ही जैसी चीजें हैं, जस्ट इसके यूज किस तरह से है उस पर डिपेंड करता है। रेशियो का यूज किस तरह से, रेशियो को आम आम भाषा में आप इस क्योंकि मैथमेटिक्स का क्लास रहता तो इसको मैं दूसरी तरह से बताता, मतलब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए अगर होता तो ये अगर रेशियो हम लोग ज्यादातर आपका किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, है ना। 1:2 के रेशियो में है, ठीक है। प्रोपोर्शन में हम लोग ज्यादातर डॉट का यूज करते हैं, ज्यादातर इस तरह से यूज होता है, लेकिन ये देखिए 3/2 जो प्रोपोर्शन दिया गया है, और ज्यादातर इसको कब यूज किया जाता है जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, है ना। 3/2 इसको अगर लिखा जाए 6/4, तो ये कॉमन प्रोपोर्शन है। 3/2 इक्वल टू 6/4 अगर लिखते हैं तो ये देखिए ये भी 3/2 है और ये भी 6/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 3/2 ही आएगा। और फ्रैक्शन जो है ज्यादातर हम किस समय यूज करते हैं, जब एक पर्टिकुलर होल पार्ट का कुछ एक पर्टिकुलर मतलब एक व्हाट यू से, जैसे मैंने बताया, जैसे आप जनरली फ्रैक्शन जानते होंगे, जैसे कि एप्पल का 1/4 है ना, तो आप जानते हैं कि उसका चौथा हिस्सा अगर निकाला जाता है तो एक होल क्वांटिटी का कुछ पार्ट अगर निकालने का डिनोट करने की कोशिश की जाती है तब हम लोग फ्रैक्शन यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर आप ये समझ सकते हैं कि ये सारे क्वांटिटी जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, है ना। और इसमें अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आएगा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको ये चीज है, दो चार चीजें आपको ध्यान रखने की बात है। एक चीज ध्यान रखने की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ज्यादातर हम क्या करते हैं कि अगर आपको दो रेशियो दिया गया हो और आपको पूछा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बहुत सारी बातें हैं, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे दिया गया हो, 5/6 दिया गया हो, है ना, और एक दिया गया हो 3/2 दिया गया हो, और आपको पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, तो आप इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं, इसको आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है ना। 5/6 इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये आप देखते हैं ये क्वांटिटी क्या आ रही है, 10 आ रही है, और ये आपको 18 आ रहा है ना। तो जिसका टॉप मोस्ट, जिसमें से ये आप देख के ही आपको पता चल रहा होगा 6 3 18, ये क्वांटिटी जो है, ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये आपका बड़ा है। 3/2 इज ग्रेटर देन 5/6,
क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ 18 आया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 10 आया। तो कुछ जो बेसिक है जिसको मैंने यहाँ लिख के भी रखा है, आप इसको देख सकते हैं। जब इसको आपको जैसे मैंने सिर्फ एक बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में होता है, सिर्फ इसका यूज किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर इसको रेशियो, प्रोपोर्शन और फ्रैक्शन के रूप में देखा जाता है ना। तो जैसा कि आप बता भी रहे थे, मैं हिंदी वाला को थोड़ा सा छोड़ के इंग्लिश में थोड़ा सा बताने की कोशिश, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ रेशियो क्या है, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर साइजेस और वैल्यू। तो ये देखिए रेशियो में और एक खासियत होती है कि एक ही तरह के ऐसे टर्म होते हैं। जैसे आप रेशियो में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप इस तरह से नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति और फिर एक पेड़, है ना, पौधा और व्यक्ति के बीच में रेशियो नहीं निकालने की कोशिश। एक ही जैसे चीज हो, एक ही टाइप की क्वांटिटी होंगी, है ना। रेशियो कैन बी रिटेन इन डिफरेंट फॉर्म सच एज 2/3 और 2/3 फॉर एग्जांपल। तो इसको हम देखिए, मैं जैसे बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है ना, लेकिन ये डॉटेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो इसकी खासियत है, एक पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अंश होता है और नीचे वाला पार्ट को हर बोलते हैं, ना, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रोपोर्शन है। लेकिन देखिए ये ज्यादा थ्योरी देखने से ज्यादा अच्छा है कि हम इसका इक्विवेलेंट रेशियो और फ्रैक्शन क्या होता है, एक जैसे फ्रैक्शन, जैसे मैंने इसको बना के आपको दिखाया था, ये वाला देखिए, जैसे मैंने बोला था 1/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 हो सकता है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/6 हो सकता है। ये सब इक्विवेलेंट रेशियो है या फ्रैक्शन है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से ये सब 1/2 हो जाएगा, है ना, ये सब 1/2 हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब ये सब जो है आप सबको आप एक ही फॉर्म में ला सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला यूज मैंने बताया आपको कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्या यूज है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा रेशियो या फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ 1/2 और एक लिखूँ 5/7, है ना। तो अगर देखिए, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इस दोनों को अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि इस दोनों में बड़ा कौन सा है 1/2 और 5/7 से, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 1/7 ये 7 होगा और 2 × 5 10 होगा। तो ये पार्ट क्योंकि बड़ा आ रहा है तो 5/7 जो है वो इज ग्रेटर है, ये जो है 5/7 जो ग्रेटर है ना। तो ये कुछ सिंपल ट्रिक है जिससे द्वारा आप जब जब भी, अगर आप एक चीज और बता दें कि अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1/3 है, 2/3 है, फिर आपके पास 5/3 है, फिर आपके पास 8/3 है, फिर आपके पास 6/3 है। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा लिख के बताइए। लिख के बताइए कि कौन सा जो है वो इसमें सबसे बड़ा है। 8/3। वेरी गुड, ये 8/3 जो है सबसे बड़ा है। तो अगर आपके पास अगर डिनोमिनेटर जो एक जैसा हो, अगर एक ही हो, तो सबसे न्यूमरेटर जो है जिसका सबसे हाईएस्ट होगा वो सबसे बड़ा होता है। तो ये एक बात है। अगर इसी का अगर ये वाला बताइए आप, 3/2 है, 3/8 है, 3/7 है, 3/4 है, अब बताइए कौन सा सबसे बड़ा है। अब बताइए कौन सा बड़ा है सबसे ज्यादा।
यहाँ पे देखिए आपका सबसे बड़ा जो होगा ये जस्ट अगर आपका न्यूमरेटर अगर आपके पास ये है, अगर न्यूमरेटर जो है वो कॉमन है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। तो इसमें ये बड़ा होगा सबसे बड़ा 3/2। और इसको आप सिंपल देखिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 8 इंटू 3 क्या होगा 24 और 2 इंटू 3 कितना होगा 6 ही होगा। तो ये क्या कौन सा बड़ा निकल रहा है 3/2 बड़ा निकल रहा है। तो ये जस्ट इनवर्स रिलेशनशिप है। जब आपका डिनोमिनेटर एक जैसा रहता है तो हाईएस्ट न्यूमरेटर वाला ही सबसे बड़ा होता है। जस्ट इसका इनवर्स रूल है, जब आपका न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे लोएस्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज बता दिए। सिंप्लीफाइंग फैक्टर्स तो ये आपको समझ में आ सकता है कि सिंप्लीफाइंग फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ। सिंप्लीफाइंग फैक्टर्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपके पास 6/36 है तो 6/36 को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/6 लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफाइंग जरूरत पड़े तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फैक्टर्स फ्रैक्शंस, तो ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शन जो है ये भी आपको बताया गया है कि कभी हो सकता है कि आपको डिवाइड करना पड़े, कभी हो सकता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़े। एक चीज और है, एक चीज और मैं बता दूं, जब अगर आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे मान लीजिए कोई दिया 1/5, कोई दिया 7/3 और फिर दिया गया है 2/7। कोई बोले इसको कि आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। एक चीज तो है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जान सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो अगर आप इस तीनों में कंपेयर करें और ऐसे दे दिया जाए 4 ऑप्शन की, ये 3-4 कॉम्बिनेशन में दे दिया जाए, ये सबसे छोटा है, ये बड़ा, उससे बड़ा, फिर एक बार दे दिया 2/7, 7/3, 1/5, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके दिया जा सकता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में अगर दे दिया जाए तो आप या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 और ये होगा 35। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया कि जो आपका आपका ये जो है 7/3 जो है 1/5 से बड़ा है। उसी तरह से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और 7 7 49। ये तो ये हमें पता है क्या चल रहा है 7/3 जो है सबसे बड़ा है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो ये 7 होगा और ये 10 होगा। तो ये सबसे सबसे छोटा जो है ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये सेकंड हो गया, है ना, सेकंड हो गया ये, और ये जो है ये लार्जेस्ट है। तो ये तो है जब आपके पास बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ये इस तरह के तीन तीन दिए गए हैं। अगर आपके पास अगर इससे ज्यादा दिया गया हो, 4 दिया गया हो, 5 दिया गया, तो हमारा पास क्या काम होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको पहले जो डिनोमिनेटर है उसको कॉमन करना पड़ता है। डिनोमिनेटर को कॉमन कीजिए न्यूमरेटर को, कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जब कॉमन हो जाएगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि रूल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब न्यूमरेटर जो है वो कॉमन रहेगा तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका रहेगा वो सबसे बड़ा है, और वैसे करके देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हमने डिनोमिनेटर को कॉमन कर दिया है तो सबसे टॉप वाला जो न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इसी क्वेश्चन में आप देखिए, अगर हमें वैसे करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि 5, 3 और 7 का आपका बीसीडी क्या होता है ना, एलसीएम क्या होता है ना, एलसीएम हम निकालेंगे जिससे कि हम इसको कॉमन कर सकें। तो अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसका एलसीएम क्या होगा 3 7 21, 21 5 110, 110 होगा सर, है ना। तो 110 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ लेकिन आप फॉलो कीजिए। ये मान लीजिए इसका
कैल्शियम 5, 3 और 7 कैल्शियम क्या होता है 110 होगा। तो ये इसको 110 बनाने के लिए 3 इंटू 7 जो 21 है, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, 110 होगा 21 से, है ना। तो ये तो नीचे वाला तो 110 हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा 21। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मुझे 35, नीचे वाला तो 110 हो जाएगा। और ये 35 इंटू 7, 35 इंटू 7 करेंगे तो 7 5 या 35 3 7 3 या 21 और 3 24 और थर्ड वाला हो जाएगा 110 5 3 या 15 2 या 30। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये, है ना। तो ये तो कुछ ट्रिक्स हुआ, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, अब इसका प्रॉब्लम थोड़ा देखेंगे जिसको कि हम लोग सॉल्व कर दें। बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए ये तो थोड़ा सा मैं बता रहा था क्या कर सकते हैं आप। The ratio of boys and girls in class is 3/5. If there are 72 students in total, how many girls are there? देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं हम लोग कि ये दिया गया रेशियो 3:5, तो इसको 3x प्लस 5x लेंगे। कभी भी रेशियो में दिया रहेगा 1:2:3, सबका सम करके 10 दिया गया, तो 1x 2x 3x इंटू 10 इक्वल टू 10। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा गया 3 और 5 का रेशियो में है, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना 72। ये कितना हो गया 8x इक्वल टू 72। तो x कितना हो गया 9, है ना। 9 होगा ना, 72 8 से 72 को 8 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। तो पूछा क्या हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो गर्ल्स का क्या बॉयज टू गर्ल्स 3:5, गर्ल्स कितना है 5x है, 5 मतलब 5 9 45, ये आंसर है ना। अब बोला है इसको सर, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है 4/7 डिवाइडेड बाई 2/3 को सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके बताइए कितना होगा। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए तो कितना होगा, थोड़ा सा अपने से। आंसर सब यहाँ दिया गया है नीचे। फोर बाई 7 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा, चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए आराम से देख सकते हैं, इसको क्या होगा 4/7 डिवाइडेड बाई 2/3, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है मेन डिवीजन है, और ऊपर में एक फ्रैक्शन दिया गया, नीचे में फ्रैक्शन। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर का पार्ट हमेशा ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर जो है नीचे जाता है। उसी तरह से नीचे वाले में ये वाला 2 जो है वो नीचे रह जाएगा, 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। एक तो इस तरह से समझिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 ऐसे हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, और नीचे 2 है और ये 7 आ गया, है ना। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 हो गया ये, सॉरी और ये 2 कर दिया, तो ये क्या हो गया 6/7 हो गया। या तो आप इसको ऐसे समझिए, और मैं दूसरी तरह से भी बताता हूँ। अगर इसको दूसरी तरह से समझने की भी कोशिश करना है तो ये क्या है 4/7 डिवाइडेड बाई 2/3,
इसको अगर और आसानी से हम लोग लिखेंगे, और आसान सिंपल में समझना है, तो 4/7 डिवाइडेड है, डिवाइडेड को ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2/3। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं कि डिवीजन के केस में अगर फ्रैक्शंस हैं तो आपको डिवीजन का केस में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 3/, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ये वाला, ये जो है ये उलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और फिर वही चीज हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 6/7 हो गया। तो आपका आंसर जो है वो 6/7। अब देखिए, ये एक तरह का क्वेश्चन, दो मतलब अलग अलग तरह का क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आप थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन को समझ जाएंगे। दूसरा देखिए, रेसिपी फॉर ए फ्रूट सलाद कॉल्स फॉर मिक्सिंग 2 कप्स ऑफ एप्पल्स, 3 cups of oranges and 4 cups of bananas. What is the ratio of oranges to the total amount of fruit in the salad? देखिए, ये आसान प्रश्न है, आप आराम से बता सकते हैं। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट, बताइए क्या होगा, लिख के बता सकते हैं आप। रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट, न्यूमरेटर दिया गया है, ये डिनोमिनेटर दिया गया है, क्या होगा? तो बताइए। देखिए, ऑरेंजेस कितने हैं, ये है, फ्रूट कितना है, 2 + 3 5 + 4 9, 3/9, यही तो होगा आंसर। इसका सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/3 होगा, मतलब फर्स्ट है। देखिए, कुछ भी डाउट है तो पूछ ले। देखिए, आपको ऑरेंजेस पूछा, 3 cups ऑफ ऑरेंजेस लिखा है तो 3 लिखना होगा ऊपर, और आपको बोला है टोटल फ्रूट, टोटल फ्रूट क्या हो गया, 2 + 3 5 और 4 9, 3/9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड होगा तो 1/3 होगा, है ना, ये 3 लिखा हुआ है ना। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशियो, सिंपल क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप तुरंत बताइए इसमें से कौन सा रेशियो है। बताइए, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो जो है वो पहला वाला 2/3 होगा, क्योंकि बाकी सब प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक ठीक, आप ठीक बता रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है 2/3, 1 ऑरेंज बाई 2 एप्पल्स जो है ये नहीं होगा, है ना।
उसी तरह से ये जो आपको हाफ कप बाई 1/4 कप जो है, ये फिर देखिए इसमें फ्रैक्शन रेशियो के साथ साथ फ्रैक्शन भी डाला गया है। ये भी नहीं होगा, पहला वाला भी फ्रैक्शन ही है। ये जो है टाइम के कॉन्सेप्ट में दिया गया है ना। थर्ड वाला जो है वो 1 आवर और 60 मिनट जो है, ये दोनों जो है ये टाइम के कॉन्सेप्ट में ही दिया गया है। तो आपका आंसर जो है वो पहला वाला ही है, सॉरी थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला, है ना। ये वाला बताइए, इसके बाद वाला तो बहुत बहुत ही आसान है। Which of the following fraction is equal to 2/3? ये बहुत आसान है, तुरंत बताइए। बताइए कौन सा है इसका आंसर होगा। हाँ, कौन सा? हाँ, ऑप्शन सी होगा, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, आप इसको देखिए। अब इस प्रश्न को देखिए। इफ 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 20 days, how many days will it take for 16 workers to complete the same? बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो एक और चैप्टर आता है वर्क एंड टाइम वाला, उसमें भी मैं बताऊंगा, उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन को लेके मैं बताऊंगा। लेकिन ये भी क्योंकि रेशियो से ही रिलेटेड है, जिसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का बात आता है, क्योंकि ये रेशियो, प्रोपोर्शन और फ्रैक्शन तीनों चैप्टर पे आधारित है। तो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि बताइए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इफ 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 20 days, हाउ मेनी डेज इट विल टेक फॉर 16 वर्कर्स टू कंप्लीट दी सेम। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला जाता है तब जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जब एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। तो ये बताइए कि आपका ये कौन सा केस है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? बताइए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। बताइए बताइए। बताइए पहले कौन सा, दोनों चीज में जो बताया। हाँ, कोई मैसेज चैट किया गया है। इनडायरेक्ट, वेरी गुड। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देखिए आपको इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इसको दिखा रहा है 12 पीपल, है ना। और कितना दिन लग रहा है, 20 दिन। ओके, 12 पीपल 20 days। अब क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। मान लीजिए कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता तो हम यहाँ पे फिर पीपल ही लेते, है ना। तो हम यहाँ पे पीपल नहीं ले सकते, हम यहाँ पे डेज ले सकते। मान लीजिए एक्स डेज कर दिए, और 16, ठीक है। बता रहा हूँ आपको। इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे
16 वर्कर्स, 12 वर्कर्स को लग रहा है कितना दे, 12 पीपल हो गया डिवाइडेड बाई 16, मेजर कर देंगे 16 20 x, तो ये हो गया 12 बाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुकिए, 12 बाई 20 इक्वल टू 16 बाई x, 12 16 बाई 20 divided by 12, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनसे क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ट्वेल्व बाई 16 इक्वल टू x बाई 20। दिस इज, ये इस तरह से बनेगा, है ना, मैं बता रहा हूँ अभी इसको हाथ में लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, ये पीपल को ही लिया है ना। पहला आप देख रहे हैं पीपल जो है, ये 12 पीपल को लिया गया, 12 पीपल, और इसको अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता तो यहाँ पे 20 को लिखते हैं, है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसको इनवर्स में लिखे हैं। तो 12, और अभी क्या हो गया, 12 बाई 6, 12 के जगह 12 पीपल के जगह अब 16 पीपल हो गया है, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या होगा, घट जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ने पीपल का संख्या जो है वो बढ़ा दिया है। तो अब देखिए, ये इस तरह से हम लिख के इसको यूज कर सकते हैं, 12 बाई 16 इक्वल टू x बाई 20। अब इसमें x का वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा, x होगा क्या, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, 20 इंटू 12 होगा डिवाइडेड बाई 16x है, ये 16 से डिवाइड होगा, तो ये अब 4 से कटेगा और ये हो जाएगा 5, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 15 होगा। ऑफ कोर्स आपका जो है, जैसे ही आपका नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाता है तो आपका नंबर ऑफ डेज जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान इसमें यही देना था, ये क्वेश्चन दो पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड है। एक तो है ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन से भी, और अगर आप वर्क और नंबर ऑफ डेज वाले प्रॉब्लम सबको भी अगर समझते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा, आज तो नहीं, कल बताऊं या परसों बताऊं, लेकिन उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ डेज और वर्क का
इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल था, जिसमें कि नंबर ऑफ पीपल को अगर डायरेक्ट रहता, जैसे कि क्वेश्चन, इसको समझने के लिए आप बेटर ढंग से समझने के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी रखा हूँ, जिसमें कि दोनों हिंदी में ही हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, यदि 50 नोटबुक का कीमत 2000 है तो 15 नोटबुक की कीमत होगी। अब ये देखिए एकदम सिंपल, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन? नंबर ऑफ बुक्स और कॉस्ट, इनडायरेक्ट है सर। नंबर ऑफ बुक्स और कॉस्ट क्या होगा? नंबर ऑफ बुक जो और कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो आप देखिए जैसे इसमें हम लोगों ने इसको सजा के रखा 12/16 इक्वल टू x/20, इसमें इसका जस्ट दूसरे तरह से लिखा जाएगा। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जस्ट इसी को, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हैं, 50 नंबर ऑफ नोटबुक डिवाइडेड बाय 50 क्या हो गया, अब हो गया ये 15 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इनडायरेक्ट नहीं है तो इसमें डायरेक्टली लिखाएगा 50 का कितना कॉस्ट था 2000, तो 15 का कॉस्ट x। ये दोनों को कंपेयर करके आप देख लीजिए, इसमें जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन था तब हमने इसको उलट के लिखा था, 12 में 20 डेज नीचे आ गया और 16 के लिए x था, और इसमें देखिए जस्ट हमने कैसे लिखा है, हमने इसमें डायरेक्टली लिखा है। तो अब इसमें अगर आपको x निकालना है, अब इसमें अगर आपको जानना है 15 नोटबुक का कॉस्ट कितना है, तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये होगा 2000 इंटू 15, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ 2000 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 50 है ना, यही तो x होगा। तो 50 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो गया कितना 40 हो जाएगा है ना, 40 इंटू 15 600। तब ये आराम से आप देख लीजिए, इस जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन था तब हम लोगों ने क्या किया, उस समय हम लोगों ने किस तरह से लिया, और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन था तब हम लोगों ने किस तरह से लिया। सिंपली मैं एक बार और लिख के आपको बता देता हूँ, जब इसमें आपका, ये दोनों को साथ में रख के मैं बता देता हूँ, जब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस था, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस था तब हमने क्या किया, ये 12 पीपल, इधर 16 पीपल, कायदे से वर्क, नंबर ऑफ वर्क यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ वर्क हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसका नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ डेज जो है वो यहाँ लिखाएगा, सॉरी नंबर ऑफ डेज जो है इसका 12 के लिए जो नंबर ऑफ डेज दिया गया 20 वो यहाँ लिखाएगा, और इसके लिए जो नंबर ऑफ डेज है वो x इधर लिखा है, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए हम लोग इस तरह से, और उसीलिए ये दूसरे वाले केस में क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसमें हम लोग ने कैसे लिखा 50 नोटबुक्स डिवाइडेड बाई 15 नोटबुक्स, और इसमें हम लोगों ने क्योंकि ये डायरेक्ट किताब जितना कॉपी खरीदेंगे उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 2000 लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए x लिख दिए। तो ये दोनों सिर्फ देखिए, दोनों में समझने की बात है कि आप किस तरह से इसको अरेंज करते हैं, जैसे ही आप इसको सही ढंग से अरेंज कर दिए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तुरंत इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा 15 और इसमें आपको आंसर मिलेगा 600, जो कि आपको बताएगा। तो इस तरह से ये जो रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, और उसी तरह से मैंने आपको बताया का इसके पहले वाला जो था आपका